दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्लासेस। अब तक आपने सिक्स की पूरी साइंस, सेवन्थ की पूरी साइंस, एट्थ की पूरी साइंस हिंदी में कंप्लीट की है विथ क्वेश्चन आंसर। आज टाइम आ गया है दोस्तों क्लास नाइन्थ में फर्स्ट चैप्टर का, जिसका टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या दोस्तों? हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अर्थात जितनी भी चीज़ें आप आसपास देखते हैं उनको आप तीन फॉर्म में देखते हैं। किसमें? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अर्थात हिंदी में इसको क्या कहेंगे? ठोस, द्रव और गैस। इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर विभिन्न प्रकार के पदार्थ बने जिनको आप आसपास देख पा रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे, वायु को आप महसूस कर पा रहे हैं। काफ़ी चीज़ें आप दीवार देख पा रहे हैं, आयरन देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मेटल्स देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे ट्रेन्स, वाहन्स, ह्यूमन बीइंग, विभिन्न प्रकार के जानवर। तो ये क्या हैं? ये सब के सब क्या भौतिक स्वरूप के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। इनको हम अपनी आंखों से आराम से देख पाते हैं। दोस्तों आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर नाइन्थ का, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हो। सांस लेने के लिए किस गैस गैस का उपयोग करते हैं? हम उपयोग करते हैं ऑक्सीजन का, जिसका फॉर्मूला होता है O2। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ। ये क्या है? ये सभी क्या है? पदार्थ। ये मैटर के क्या हैं? विभिन्न प्रकार के स्टेजेस हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती। बिल्कुल दोस्तों, आप एक छोटा सा एग्जांपल लें। सेल फोन लगभग सभी लोग प्रयोग करते हैं। सेल फोन जब हम कहीं रखते हैं तो वह क्या करता है? जगह घेरता है। कुछ ना कुछ उसका वजन होता है, कुछ ना कुछ उसकी आकृति होती है, और थोड़ा बहुत वह स्पेस अर्थात जगह भी घेरता है। देखिए, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग पंचतत्व कहते हैं। ये पंचतत्व क्या क्या हैं? इनको आप लोग देख लें। देखिए, वायु, पृथ्वी, अग्नि है, जल है और आकाश। ये क्या है? ये पंचतत्व हैं। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। सजीव क्या होती है? जिनमें श्वसन क्रिया हो और काफ़ी समय तक वह वृद्धि करें। बट इंसान में क्या होता है कि निश्चित समय तक ही वृद्धि करते। बट पेड़ पौधों में क्या होता? वह अनिश्चित काल तक वृद्धि करते रहते हैं। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। अब देखेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब आप सबसे पहले यह समझें कि भौतिक स्वरूप होता क्या है। भौतिक स्वरूप होता है दोस्तों फिजिकल। अब जिसको हम अपनी आंखों से देख सकें। जैसे कोई बेंच पड़ी तो हम बेंच देख सकते हैं कि इतनी लंबी, इतनी चौड़ी इसकी यह आकृति है। तो यह कैसा है? यह एक भौतिक स्वरूप दोस्तों हो जाएगा। और पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी वस्तु आप देख लें, वह पदार्थ के कणों से ही मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। कैसे होते हैं? सतत होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? क्रियाकलाप फर्स्ट देखेंगे। 1.1 देखेंगे।
ये दोस्तों अपनी क्रियाकलाप रही। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से सीधा आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल लें। क्या करना, घोलना है उसको। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देना। अब हमें ये चीज़ पता करनी कि इस जो वाटर है जिसको हमने मिलाया है उसमें नमक या शर्करा, हमने शक्कर मिलाई अर्थात नमक का पानी या हमने शरबत तैयार किया, उस पानी में परिवर्तन क्या आया, और ये जो हमने शक्कर नमक घोली कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। चित्र 1.1 आप लोग आराम से देखिए, ये रहा दोस्तों। इसमें क्या दिया गया है, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। देखिए, लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, जल नमक मिलाए गए, जल में हिलाए नमक अर्थात हिलाने पर जल नमक ये तैयार हो गया। तो इसमें नमक क्या ऑटोमेटिक गायब हो गया, यह जाकर इन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, कहाँ, पानी के जो कणों के बीच में रिक्त स्थान, वहाँ पर यह समाहित हो गया है। क्या, नमक या शर्करा जो भी होती है वो यहीं पर दोस्तों समाहित हो जाती है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्रियाकलाप देखेंगे 1.2। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 100 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक क्या करना, तनुकृत करते रहना हमको कंटिन्यू। क्या जल अब भी रंगीन है? तो दोस्तों क्या जल अब रंगीन होगा? चलिए आगे इसको देखते हैं अभी। अब एक स्थिति में दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पे चित्र 1.2। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता। देखिए 100 ml 100 ml क्या है, सब में कुछ ना कुछ चेंजमेंट दोस्तों आप देख पा रहे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनके कलर में। बिल्कुल दोस्तों, अब देखेंगे ये प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा अर्थात 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भाग में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। क्या पढ़ेंगे, अभिलाक्षणिक गुणों को अब हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बिल्कुल दोस्तों होता है, तभी तो कोई अन्य चीज़ें उन पदार्थों के बीच में मिल पाती हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अब देखेंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये गतिशील होते, मूवमेंट करते तभी तो जाकर ये कहीं मिल पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो पदार्थ के कण होते हैं वे गतिशील होते रहते, कंटिन्यू मूवमेंट करते रहते। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्रियाकलाप 1.3। अपनी कक्षा के किसी कोने में बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें। क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है?
अपने प्रेक्षण को लिखना। बिल्कुल दोस्तों, जब हम अगरबत्ती जलाएंगे तो क्या होगा, वो सुगंध आराम से चारों पूरे उस रूम में फैल जाएगी। और किस रूप में, गैस के रूप में यह फैलती है। मैंने आपको 3 स्टेज बताई थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। अब पढ़ेंगे क्रियाकलाप हम लोग 1.4। क्या पढ़ेंगे 1.4 देखेंगे। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में क्या करना, शहद डालना है। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, ये चीज आपको बतानी है। अब हमें क्रियाकलाप कौन सा देखना है, 1.5। ये दोस्तों पढ़ना है क्रियाकलाप 1.5। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है। समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। अब हम लोग पढ़ेंगे उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों कौन कौन से, 1.3, 1.4 और 1.5 से हमने क्या निष्कर्ष निकाला है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण दोस्तों कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता, ऐसा क्यों होता है। अब हम लोग देखेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अट्रैक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देखिए अब इसमें क्रियाकलाप 1.6। इस खेल को एक मैदान में खेले, आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये क्या है, चित्र 1.3 आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों चित्र, किस तरीके से ये 4-5 महिलाओं ने एक दूसरे को पकड़ कर रखा है ताकि आराम से घूम घूम कर नृत्य कर सकें। अब देखिए दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। अब देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप 1.7। देखिए दोस्तों क्या है, एक लोहे की कील। किसकी, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें, अर्थात तोड़ने का उसे कोशिश करें। भंगुर मीन्स होता है किसी वस्तु को तोड़ना। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं, ये चीज हमको पता करनी है। अब देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप 1.8। क्या देखना है, 1.8 देखना है दोस्तों। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है, जल की सतह न कटने का क्या कारण। आप उंगली से क्या उसमें आप खुद कूद जाए तब भी पानी की सतह नहीं कटती है। जाएंगे तुरंत क्या है, कुछ देर के लिए हटेगी, जैसे आप पानी के अंदर गए तुरंत सतह वैसी की वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं। आइए दोस्तों फिर से देखते हैं क्रियाकलाप ने क्या बताया है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ
रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में कैसा होता है, अलग अलग होता है। अब देखें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बाधा, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध है? अच्छा, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं? पदार्थ क्या? सभी पदार्थ हैं। हम्म वो किसी न किसी चीज से बने हुए हैं। वायु क्या, एक गैस का रूप है, गैसीय मिश्रण है। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली हुई होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड या विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, क्या? पदार्थ की अवस्थाएं। क्या देखेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं। अर्थात दोस्तों, जो मैटर है उसकी स्टेजेस कितनी होती हैं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस किसमें होती हैं? ठोस होगा, द्रव होगा और गैस होगा। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ठोस। क्या पढ़ेंगे? ठोस, जिसको बोलते हैं सॉलिड। ठोस क्या है? जैसे आप बेंच देख सकते हैं, कोई दीवार देख सकते हैं, लकड़ी देख सकते हैं, या किसी मेटल्स धातु की बनी हुई चीज़ें देख सकते हैं। ये सब ठोस की कैटेगरी में आते हैं। इनके जो अणुओं की संरचना होती वह काफ़ी नज़दीक नज़दीक होती है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 1.9। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। किसको किसको? पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इनको सबको क्या करना है? एकत्रित करना है। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाइए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीडित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीडन होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीडितता होती है। ठोस को आप लिक्विड फॉर्म में कैसे चेंज करोगे? बर्फ को चेंज कर सकते हैं। बर्फ में क्या होता है? बर्फ जब जब है तो वह ठोस है, फिर यह पिघलेगी तो क्या हो जाएगी? ये लिक्विड में हो जाएगी। अधिक गर्म करोगे तो यह किसमें? गैसीय रूपांतरण में चेंज हो जाएगी, वाष्पीकरण के माध्यम से, वेपराइजेशन के थ्रू से। बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस क्या होते हैं? टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। अब विचार करना, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए नंबर में क्या है? रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस हैं? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? स्पंज क्या है? ये ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव क्यों? ये सभी ठोस ही क्यों हैं? अब देखते हैं, ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि देखिए, बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता और बल हटाने लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता। अत्यधिक बल लगाने पर क्या है? यह टूट जाएगा, तो रबर ठोस की कैटेगरी में आता, सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें। किस में रखें? प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। अब देखो स्पंज, देख लो आप। स्पंज स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे उसका संपीड़न संभव होता है। बिल्कुल दोस्तों। अब देखेंगे द्रव अवस्था, जिसको बोलते हैं लिक्विड। अब आप लिक्विड समझो, जितनी जैसे दूध ले लो, दही ले लो, तेल ले लो, पानी, ये सब लिक्विड के क्या है? विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल हैं। इनको आपने देखा होगा, जानते भी होंगे। तो द्रव अवस्था जो लिक्विड में होती है। अब इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप। तो ये रही आपकी द्रव अवस्था।
अब ये वाला क्रियाकलाप इसके अंतर्गत करेंगे 1.10। निम्नलिखित वस्तुओं को हमें क्या करना है, इकट्ठा करना। जैसे देखो ए नंबर में देखो क्या है, जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय आदि। अब हमें देखना क्या, बी नंबर में क्या दिया गया है, देखिए बी नंबर में दोस्तों दिया गया है कि विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या वह आसानी से बहता है। अर्थात एक बर्तन में द्रव है, मान लीजिए दूध है, उसे हम कटोरे में है, उसे हम उसमें करना चाहें, थाली में करना चाहें, गिलास में करना चाहें, कटोरी में करना चाहें, तो क्या परिवर्तन उसमें होता है। तो अक्षर से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार क्या, द्रव जैसे अभी गिलास में है, ठीक है दूध, फिर हमने कटोरी में कर दिया, फिर भगोने में कर दिया, फिर कढ़ाई में, तो आकार बदलता रहा बट आयतन क्या है, निश्चित है। तो एक बात क्लियर होती है कि जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। और जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे आप लोहे की बॉल लें, या जो कंचे आते गोली होती हैं, किसकी, कांच की बनी हुई, उनका आकार बदलता है कि आपने कटोरी में डाला तो कटोरी का आकार का हो गया, गिलास में डाला गिलास का, फर्श पर डाला तो फर्श, नहीं, वो अगर गोल हैं तो गोल ही रहेंगे। तो इससे क्लियर होता है जो ठोस होते हैं उनके आकार और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। जो लिक्विड होते हैं उनमें क्या होता है कि आकार अनिश्चित होता, आयतन उनका निश्चित होता है। और द्रवों में क्या होता है, बहाव होता और इनका आकार बदलता, इसलिए ये द्रव नहीं लेकिन तरल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या क्या है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जंती जली जंतु का मतलब है यहाँ पर जितने जंतु पानी में रहते, चाहे वह नदी हो, तालाब हो, नहर हो, झरना हो, या समुद्र हो, या महासागर हो, सागर हो, कुछ भी, सारे के सारे अगर वो जल में रहते हो वे जलीय जंतु ही कहलाएंगे। जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। बिल्कुल दोस्तों, जो ठोस के कण होते हैं वे पास पास होते हैं, बट द्रव के इसकी अपेक्षा थोड़ी दूर दूर होते हैं। बिल्कुल दोस्तों। अब देखिए गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या जानते हो, जो घर वाला सिलेंडर है, क्या गैस में ही तो खाना बनाते हो आप लोग, बट वो भरा जाता है, जो जब सिलेंडर के अंदर होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब वो बाहर निकलती तो गैस रूप में ही भरती। गैस को जब भी भरा जाता है तो कंप्रेस्ड करके क्या किया जाता है, संपीडित करके उसको लिक्विड फॉर्म में उसको एक जगह एकत्रित किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे गैसीय अवस्था। देखते हैं इसमें क्या है। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 1.11। क्या देखेंगे, 1.11 देखते हैं। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीडित करने की हमें कोशिश करनी है। ये देखिए, देखिए दोस्तों ये चित्र रहा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये चित्र 1.4
ये गैस है और ये पिस्टन है। सिरिंज हम सभी लोगों ने दोस्तों देखी होगी। अब आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया, अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता, कंप्रेसेशन बोलते हैं इसको, काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली गैस वाली ध्रुवीकृत पेट्रोलियम गैस होती है। कौन सी होती है? ध्रुवीकृत पेट्रोलियम गैस होती है। इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ध्रुवीकृत पेट्रोलियम गैस। यह अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको क्या बोलते हैं? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग दोस्तों होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। सीधी सी बात है, जो हम लोग गाड़ी देखते हैं सीएनजी वाली, उसमें जो गैस सुरक्षित होती, सेफ होती, किसके माध्यम से? एक सिलेंडर के माध्यम से यह सुरक्षित होती है दोस्तों। अब देखें, हम और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा, जब आप उसे सिलेंडर में सुरक्षित कर लेंगे तो उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। किससे करें? विसरण, हाँ, ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। अब देख लो, ये चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। ये दोस्तों चित्र रहा, ठीक है। और इसमें क्या आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है गैस के हैं, ठीक है, ये द्रव है और ये ठोस है। तो इनमें क्या आप चेंजमेंट देख पा रहे हैं? जैसे गैस में देखो अणु दूर दूर है, बी में क्या है? गैस से जो अधिक अणु है पास पास हैं। ठोस में क्या है? ठोस में अणु सबसे नज़दीक होते हैं। ठोस में सबसे अणु पास पास होते हैं, उसका थोड़े से दूर होते हैं। द्रव में सबसे दूर जो अणु होते हैं वे गैस के रूप में सुरक्षित होते हैं। अगरबत्ती आप एक जगह जलाओ, पूरे के पूरे हॉल में क्या है? महक आने लगती। किसकी वजह से होती? इन्हीं अणुओं की वजह। ये अणु इतनी दूर दूर होती कि फटाफट फैल जाते हैं और उस पूरे रूम को सुगंधित कर देते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं आगे। देखिए, चित्र 1.5 जो भी दिखाया है, ए बी सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता और उनकी तुलना की जा सकती है। अब देखिए, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बढ़ता है। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको आप खुद देखें और करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे बर्फ़, बर्फ़ ठोस होती है, फिर लिक्विड, और उस लिक्विड को गर्म करें तो वह वेपराइज हो जाती, अर्थात गैस के रूप में बदल जाती। सॉलिड लिक्विड गैस, इसका एग्जाम्पल सॉलिड देखना चाहें, बेहतरीन एग्जाम्पल देखना चाहें, तो आप देख सकते हैं वाटर। क्या देख सकते हैं? वाटर इसका एग्जाम्पल है। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में रह सकते। देखिए क्या है, ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जल वाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? अब देखना तापमान परिवर्तन का प्रभाव। क्या देखना है? तापमान परिवर्तन का प्रभाव देखना है। क्रियाकलाप 1.12 अर्थात 1.12 कह सकते हैं।
एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू कर दें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखे रहें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प ना बन जाए। जल की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करना है। देखिए, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको चित्र दिखाएं 1.6। इसमें क्या ए नंबर में बर्फ का जल बदलने की प्रक्रिया, बर्फ का जल में बदलने की प्रक्रिया, जल से जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। ये देखिए दोस्तों चित्र, इसको अभी दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए फर्स्ट क्या दिया है, बर्नर है, ठीक है दोस्तों, बीकर है, बर्फ है, कांच की छड़ है, थर्मामीटर है, लोहे का स्टैंड। धीरे धीरे इसको हीट देने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट देने के बाद इसमें हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग बर्फ से वाटर में चेंज कर रहे हैं। आइस टू वाटर अर्थात बर्फ से पानी में इसको हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और इसमें देखो क्या दिया गया है, इसमें दोस्तों जब ये क्या बन गया है, ये पूर्तिया बन चुका है वाटर। क्या बन चुका, वाटर। वाटर से इसको हम जल वाष्प में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक दोस्तों कहलाता है। न्यूनतम तापमान पर जब ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो वह इसका गलनांक कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे क्या, देखिए दोस्तों, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अगर आपसे पूछा जाए कि जो बर्फ है आइस है उसका गलनांक कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। आइए इसके पहले आपको ये देखिए नोट क्या दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जानकारी के लिए होते हैं। तापमान की, पहले इसमें टिक मार दे ताकि आप लोग इसे देखें, जरूर देखना जरूर है दोस्तों इसको। तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई जिसको बोलते हैं, मात्रक केल्विन के है। 0 सेल्सियस 273.15 केल्विन हो। देखो, बर्फ 0 सेल्सियस पे आने के बाद क्या होती है, जमने, पानी जो होता है वह जमने लगता है 0 सेल्सियस के टेम्परेचर पर आने पर। और केल्विन में पूछा जाए 273.15 है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 सेल्सियस से 0 सेल्सियस बराबर 273 केल्विन ही मानते हैं। क्या मानते हैं, 273 केल्विन ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम तापमान से 273 घटा देते हैं। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए तापमान में 273 जोड़ देते हैं। जैसे 0 सेल्सियस की वैल्यू कितनी, 273। तो इस तरीके से दोस्तों करते हैं। अब देखिए, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। देखिए, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बर्फ बीकर में क्या है,
बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसकी कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 सेल्सियस की अगर बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि 273 केल्विन भी इसको कह सकते हैं। पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षक बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ही ऊर्जा मिलती है कि वे वाष्प में बदल जाए। जल के लिए यह तापमान कितना होता है? 373। कितना होता है? वाटर जो होता है दोस्तों, वह कितने पर पिघल जाता है? जो जल होता है वह उबलता कितने पे है? तो 100 सेल्सियस पर। तो अगर इससे पूछा जाए केल्विन में, तो हमें क्या करना है? 273 में सीधा सीधा 100 जोड़ देना है, तो 373 दोस्तों आ जाएगा। आगे देखो, और जो पानी होता है वो जमता कितने सेल्सियस पे? तो वह 0 सेल्सियस पर बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 के अर्थात क्या है? 100 सेल्सियस की बात हो रही। तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। देखिए दोस्तों, अब यह चित्र आप समझो, बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपको क्या समझना है? जैसे ये ठोस अवस्था है, आप देख पा रहे हैं, इससे क्या है कि यह परिवर्तित हो रहा है द्रव अवस्था में, तो ऊष्मा निकल रही है। शीतलता इधर आएगी। अब देखो, द्रव अवस्था किस में? जब गैसीय अवस्था में बदलेगा। ठीक है, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल रहा, तो क्या हो रहा है इसमें? इसमें भी ऊष्मा निकल रही। अब देखो, जब गैसीय अवस्था से द्रव में आएगी तो क्या? शीतलता आएगी, ठंडापन आएगा। द्रव से जब बर्फ बनेगी तो क्या हो जाएगा? ये शीतलता। एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो बर्फ इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते। क्या देख सकते? बर्फ देख सकते। बर्फ पहले सॉलिड है, फिर लिक्विड है, लिक्विड से गैस है, गैस से फिर लिक्विड बना, लिक्विड से फिर वह सॉलिड बन जाता है। ये किसका एग्जाम्पल? वाटर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है तीनों स्टेजेस का। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। अब आ गया वक्त दोस्तों क्रियाकलाप देखने का। 1.8 1.13 सॉरी दोस्तों। आइए दोस्तों, अब क्रियाकलाप देखते हैं हम लोग। 1.13। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर करके चीनी की प्याली, जिसे क्या कहते हैं? चाइना डिश कहते हैं, डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा कि चित्र 1.7 में अभी आप देखेंगे। देख लीजिए। 1.7 अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। किसका? अमोनियम क्लोराइड का आप लोग ऊर्ध्वपातन देख पा रहे होंगे। ये देखो, ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिम। बर्नर है, चीनी मिट्टी की प्याली है, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड है, वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड, उल्टा रखा हुआ कीप और रुई का एक टुकड़ा आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब धीरे धीरे क्या करना है दोस्तों? अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें कि उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या रिजल्ट निकाल पाए। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किससे?
ठोस से सीधे गैस में जब कोई चीज़ बदल जाती है उसे ऊर्ध्वपातन इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन इसको कहते हैं। अब पढ़ना है दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्या पढ़ना है? दाब परिवर्तन का प्रभाव हमें देखना है। आइए, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाव लग दाब लगाने पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? देखिए, चित्र देखिए। आप लोग देख पा रहे हो 1.8। क्या देख पा रहे हो? 1.8। पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर इस तरीके से क्या है, दाब बढ़ाने की हम लोग कोशिश करें। दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। जैसे गैस है, गैस को क्या करते हैं, इसके प्रेशर डालते हैं, फिर इसे लिक्विड फॉर्म में हम सिलेंडर में सुरक्षित कर लेते हैं। तो दाब ही तो डालते हैं, प्रेशर ही तो डालते हैं उसमें। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना? CO2 अर्थात दोस्तों बर्फ की ही बात हो रही है। CO2 का यहाँ पर मतलब है बर्फ। क्या मतलब है? आइस की बात हो रही है दोस्तों। किसकी बात हो रही? आइस की बात हो रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम्म इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर होता है। कितना होता है? 1 ATM होता है। तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में किसमें परिवर्तित हो जाता है। यही कारण कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्राई आइस कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ये देखिए दोस्तों, जब कोई सॉलिड, ये देखिए आपको दिखा रहे, ये सॉलिड दिया गया, डायरेक्ट एक गैस में बदला, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? ऊर्ध्वपतन कहलाया। क्या कहलाया? ऊर्ध्वपतन कहलाया। और जब गैस से ये सॉलिड आया तो ये क्या कहलाया? निक्षेपण कहलाया। ठीक है। अब जैसे ठोस से जमता, ठीक, तो क्या हो रहा है? ठोस से अगर द्रव अवस्था में आ रहा तो ये संगलन है। क्या है? यह संगलन है दोस्तों। अगर यही द्रव से डायरेक्ट जमता तो ये जमना कहलाता, और द्रव से यही अगर गैस में बदलता तो ये क्या कहलाता? वाष्पीकरण कहलाता। और गैस से यही अगर किस में बदलता, इसमें डायरेक्ट जाकर द्रव में, तो ये संघनन। वाष्पीकरण को इंग्लिश में वेपराइजेशन, संघनन को कंडेंसेशन, ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन कहते हैं, जमना को फ्रीज कहते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों होती हैं इसमें। ये चित्र आपने देखा था 1.9 में। किसमें? 1.9 में आपने देखा। अब दोस्तों बात आ गई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप लोग खुद ही करिएगा, पढ़िएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण। क्या पढ़ेंगे? वाष्पीकरण पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में वेपराइजेशन कहते हैं। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए क्या इसमें नोट दिया गया है छोटा सा। एटमॉस्फेयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ATM कहते हैं, गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का SI मात्रक पास्कल PA है। 1 ATM 1.01 गुणा 10⁵ PA होता है, जिसको पास्कल कहते हैं। वायुमंडल में दाब का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। इसे सामान्य दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य दाब कहा जाता है। अब वो हम लोग पढ़ रहे थे गीले कपड़े और सूखे कपड़े। तो गीले कपड़े क्या होते हैं? सूख जाते हैं। कैसे? जैसे आपने छत पे गीले कपड़े डाले, कैसे सूख जाते हैं? जो उन कपड़ों के बीच में पानी स्थित है वह वेपराइज हो जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी
गतिज ऊर्जा होती कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, या इंग्लिश में वेपराइजेशन कहते हैं। अब पढ़ो, हम लोग पढ़ते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप 1.14। एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी में अंदर रख दें। कमरे का तापमान क्या करना है, नोट कर लो। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट कर लें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र, और क्या करना है, वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है, अर्थात कैसे बढ़ती है। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं, देखते हैं, इसको समझते हैं। सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। अब देखिए, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं? वो वाष्पीकृत आराम से हो जाते हैं। अब देखिए, आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अब देखेंगे हम लोग वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। अब हमें पढ़ना क्या है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती। अच्छा, मीन्स जैसे वाष्पीकरण की क्रिया हो रही, उस कारण ठंडक कैसे होती है, फीलिंग कैसे अच्छी आती। देखिए, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, ठंडक महसूस होती। कैसी महसूस होती? एकदम हाथ ठंडा सा हो जाता है। इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? इसमें देखिए, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? पसीना आता है तो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, उसके बाद हमें ठंडक महसूस होती है। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि सूती कपड़े पहनने से क्या होता है कि हमें शीतलता मिलती है, जैसा कि हम जानते हैं। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्षुब्ध ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब हमें क्या देखना है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी।
वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा क्या होती है, ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। अब आपको हम एक येलो बॉक्स दिखाएंगे, साइंटिस्ट दिखाएंगे, एस एन बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, ये बहुत अपने टाइम के ज़बरदस्त साइंटिस्ट रहे हैं और इनके बारे में हम लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा। बोस और कौन, आइंस्टीन के बारे में। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। 5 स्टेज हो गई। देखिए दोस्तों, ये 5 स्टेज हो गई। इनको लगा के क्या हो गया, इनको लगा के 5 स्टेज हो गई हैं। हम्म ये देखिए दोस्तों, प्लाज्मा, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है और गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। अब देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट इन दोनों ने मिलकर बनाया। इनका जीवन काल है 1894 से 1974 बोस का, और अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 79 से लेकर 1955 तक जीवित रहे। अधिक कौन जीवित रहा, बोस जीवित रहे। बोस छोटे भी थे आइंस्टीन से। देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, BEC कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल ने, अमेरिका के कौन साइंटिस्ट हैं, एरिक ए कार्नेल, उल्फ गैंग, कैट्रोले और कॉर्ल ई वेमैन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार होता है। और इसमें क्या है, WWCHM, ये क्या है, इस पर आप इसकी चौथी अवस्था के बारे में, 5वीं अवस्था की अधिक जानकारी इस पर आप लोग दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको स्वयं करने हैं दोस्तों। अब बात आती कि आपने इसमें से क्या सीखा है। अब दोस्तों वक्त आ गया है कि इसमें हम रिवाइज कर लें अब तक आपने क्या पढ़ा है। आइए दोस्तों रिवाइज करते हैं। देखिए, आपने क्या सीखा। द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति
निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति प्रत्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संकलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संकलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। अब दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको भी आप लोग देख लें। देखिए दोस्तों, देखेंगे इनको। कुछ राशियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ मापनीय राशियाँ और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन, और केल्विन का प्रतीक है, इसको डिनोट, इसका सिंबल्स क्या है? कैपिटल के। अब लंबाई, इसका मीटर, इसका सिंबल क्या? एम। सहित, जिसका वजन, जिसको बोलते हो वेट बोलते हो, किलोग्राम में। आप बताते हो कि मैं इतने किलोग्राम का हूँ, 70 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, तो इसको केजी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। भार, भार को न्यूटन से। एन, इसका प्रतीक चिन्ह है। आयतन, इसको घन मीटर है इसका मात्रक, और इसे एम क्यूब अर्थात एम की पावर 3 से इसका प्रतीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं। घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर इसका मात्रक है, और इसे प्रदर्शित करते हैं केजी एम की पावर -3 से। दाब, जिसको पास्कल कहते हैं, दाब को प्रेशर कहते हैं इंग्लिश में, इसका जो सिंबल है डिनोट किया जाता है पीए से, इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग करेंगे अभ्यास प्रश्न। दोस्तों हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ये जो तापमान है इसको हमें किस में? सेल्सियस ताप में परिवर्तित करना है। तो हमें केल्विन ताप दिया गया है, -273 कर देना है। कितना कर देना है? -273 कर देना है। तो जब हम, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या जो दोस्तों 300 है इसको 273 से घटा देना है, और घटाकर आंसर आपको खुद लिखना है, कितना आंसर आएगा। अब जैसे 573 है, इसको हमें क्या करना है? 273 से घटा देना, आंसर आप लोग लिख लेंगे। अब सेकंड देखो, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। किसमें? सेल्सियस में दिया, केल्विन में। तो इसका सीधा सिद्धांत है कि हमें क्या करना है? जोड़ना है। ये जो 25 आप देख पा रहे होंगे, इसको 25 को हमको जोड़ देना है। किससे? इसको जोड़ना है दोस्तों 273 से। 273 से जोड़ दो तो 298 बन जाएगा, और 373 को जब 273 से जोड़ दोगे तो 640 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इन सब में जैसे आप देख पा रहे होगे, इसमें, ठीक है, प्लस इसमें क्या करना है? 273 ऐड करना है, और आंसर आपको खुद लिखना है दोस्तों। और इसी तरीके से हमने ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था? हमें माइनस करना था दोस्तों। क्या करना था? -273 करना था। क्या करना था? माइनस दोस्तों 273 करना था। देखिए बताते हैं, 273 माइनस, और आंसर आपको लिखना था। ठीक है दोस्तों, ये रहे क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर। ये क्या दिया गया है? निम्नलिखित अवलोकनीय हेतु कारण लिखें। पहला है नेफ्थलीन, पहले आप टिक लगा लें। ये देखिए, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट नंबर, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ को छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। देखिए नेफ्थलीन क्या होता है? एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है। ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ का मतलब होता है जैसे कपूर, कपूर को जलाओ तो ठोस से डायरेक्ट वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन विधि के माध्यम से ही यह ठोस से गैस में परिवर्तित हुआ। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। अब ये क्या ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है? नेफ्थलीन, और जिसका समय के साथ आसानी से ऊर्ध्वपातन हो जाता है। अब हम बी नंबर देखेंगे दोस्तों। देखो बी नंबर क्या दिया गया है? बी नंबर दोस्तों दिया गया है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है।
देखो इसमें क्या होता है, इत्र में जो वाष्पीकरण की दर होती है वह बहुत अधिक होती है, अर्थात जो उसमें जो अण होते हैं, कण होते हैं, वह काफ़ी दूर दूर तक होते हैं और ये आसानी से वायु में क्या है, फैल जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। इसकी गंध बहुत दूर बैठे रहने पर भी आराम से पहुंच जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। बिल्कुल दोस्तों करेंगे। तो सबसे पहले किसको व्यवस्थित करेंगे, बढ़ते हुए कण के अनुसार। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को करेंगे, किसको करें, ऑक्सीजन को करेंगे। फिर उसके बाद जल को करेंगे, फिर हम चीनी को करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको व्यवस्थित करेंगे। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमानों पर जल की सर्वाधिक अवस्था क्या है, सर्वाधिक अवस्था क्या है इस पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखना चाहें तो पहले आप देखो ए नंबर में, किसको समझो, ए नंबर को समझो कि जो 25 सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी, द्रव होगी। क्या होगी, वह लिक्विड फॉर्म में होगा, एल बनाए दे रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में होगा। अब जैसे 0 सेल्सियस हो जाएगा, जब 0 सेल्सियस हो जाएगा तो वह ठोस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। अब बात करते हैं जब 100 सेल्सियस पे कर देंगे तो वह दोस्तों क्या हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। गैस में परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ पर आप जी बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपनी पहचान के लिए आप कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखो, पुष्टि का हेतु कारण दें। देखिए ए नंबर क्या दिया गया, जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल कमरे के ताप पर द्रव क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है और ये जिस बर्तन में डाला जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेता। तो अब एक मोटी बात आप समझो द्रव के बारे में, द्रव का आकार जो है वह अनिश्चित होता बट आयतन निश्चित होता। क्या आकार, आप जिसमें द्रव को डालोगे वह उसी का रूप आकार धारण कर लेगा बट आयतन निश्चित रहेगा। अब बी नंबर देखो, ये हमने ए नंबर अभी आपको बताया, अब बी नंबर देखो आप, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें दृढ़ता का गुण है, निश्चित है, इसके जो अणु हैं, कण हैं, वे काफ़ी पास पास होते, इसका आकार निश्चित है और आयतन भी निश्चित होता है, किसका, ठोस का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल दोस्तों देखेंगे। देखिए 273 के पर अर्थात केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। देखो दोस्तों, बर्फ क्या होती है, बर्फ ठोस रूप में है, ठीक है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो इसकी संगलन गुप्त ऊष्मा होने कारण उसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता का प्रभाव देती है, अधिक ठंडा देती, बर्फ की नहीं, हाथ में लगा लो तो एकदम हाथ ठंडा हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या, 7 नंबर हो गया। अब देखो 8 नंबर, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता जिसमें किसमें अधिक महसूस होती है। देखिए भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है वह गुप्त ऊष्मा होती है, अर्थात गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। उबलते जल की अपेक्षा जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती किसमें, उबलते जल में। जो उबलता जल है वह ज़्यादा दोस्तों नुकसानदेह होता है। भाप में उबलते जल की अपेक्षा जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती किससे, भाप की दोस्तों, भाप अधिक हानिकारक होता है। अब देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर में कोई चित्र दिया गया, क्या दिया गया अभी करते हैं इसको, पहले इसको टिक लगाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित चित्रों के ABCDEF की अवस्था को परिवर्तन को नामांकित करें। बिल्कुल दोस्तों इसको नामांकित करेंगे, थोड़ा सा टिक छोटा लगा दें, इसमें लगाते हैं दोस्तों। देखिए आप लोग आराम से, ये दोस्तों ये रहा टिक। इसमें क्या है, ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी, ठोस द्रव गैस, ऊष्मा में कमी तथा द्रव में। तो इसमें क्या करना है हमें, देखिए इसके ए नंबर में देखो, ए नंबर में द्रवण क्या है, द्रव में है परिवर्तित हो रहा, ठोस से द्रव में। बी नंबर देखो, द्रव क्या है, बी से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा तो वाष्पन हो जाएगा। अब देखो सी, देखो गैस से डायरेक्ट हुए द्रव में परिवर्तित हो रहा है। चलो चिन्ह लगा के बताते जाते हैं आपको। ये देखिए यह रहा ठोस और जो ए नंबर है वह किस में परिवर्तित हो रहा है, यह परिवर्तित हो रहा है द्रव में। जब परिवर्तित हो रहा तो यह कराएगा द्रवण, और यही जो बी है ये डायरेक्ट इसमें चेंज हो रहा है, किस में, जाके गैस में, तो ये वाष्पन कहलाएगा।
अब सी देखो, ये जो सी है, सी द्रव में चेंज हो रहा है तो ये संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। अब देखो डी क्या है? द्रव से यह ठोस में जम रहा तो ये जमना या हिमकरण कहलाएगा। अब ई नंबर देखो, ई नंबर क्या हो रहा है दोस्तों? ई नंबर डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहा। किससे? डायरेक्ट ये किस में परिवर्तित हो रहा? ये परिवर्तित हो रहा है डायरेक्ट गैस में, तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। अब देखो गैस से डायरेक्ट ये ठोस में आ रहा तो ये भी सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की एनसीईआरटी की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, पीसीएस किसी भी स्टेट का हो, सिविल सर्विसेज जिसको आप कहते हैं, पीजीटी, टीजीटी, सुपर टेट, टेट किसी भी स्टेट का हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस, या दोस्तों जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो हिंदी मीडियम में है, और जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, या अन्य ऐसी संस्थान जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स चलाते हैं जैसे यूपी बोर्ड। इवन अब तो पूरे भारत में एनसीईआरटी की ही बुक्स चलने लगी, तो ये चैप्टर सभी के लिए दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।